Section 28, confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant if such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant. सेक्शन 28 कहना चाह रहा है कि जो ये रिलेटेड है 24 से। 24 में जो कह रहा था इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इनका इफेक्ट है और फिर कन्फेशन की जाती है तो वह रेलेवेंट नहीं होगी। ये चीज आई थी सेक्शन 24 में। यहां 28 में हमें इसको पढ़ना चाहिए था 24 के साथ ही, और भी अच्छा क्लियर होता। खैर कोई वो नहीं है, अब क्लियर कर लेते हैं कि 24 में जिस टाइप से कन्फेशन की गई है थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के थ्रू, जो किसी पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा दिया गया है तो वह इररिलेवेंट होगी। यहां कह रहा है कि उसका इफेक्ट दूर हो जाने के पश्चात इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का और प्रॉमिस का, यानी उत्प्रेरणा, धमकी और वचन का प्रभाव दूर हो जाने के बाद अगर कन्फेशन की जाती है तो वह रेलेवेंट होगी। यह चीज कह रहा है सेक्शन 28। अब यहां देखना क्या होता है, कोर्ट को यह देखना होता है, कोर्ट को यह राय बनानी, ओपिनियन बनानी होती है, क्या वाकई में जो इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का और प्रॉमिस का जो इफेक्ट था वह दूर हुआ कि नहीं हुआ। 24 के जो इफेक्ट थे वे दूर हो गए क्या? इतना टाइम हो गया कि उस व्यक्ति पे, कन्फेशन करने वाले के ऊपर उस चीज का इफेक्ट पूरी तरह हट चुका है। ठीक है, तो उसमें फिर हमें यह देखना होगा कोर्ट को, या हमें यह देखना होगा कि रेलेवेंट कब होगी, जब पूरी तरह उसका इफेक्ट हट चुका है और उसके बाद अगर कन्फेशन की जाती है तो वह रेलेवेंट होगी। क्लियर? बहुत ज्यादा चीज इसमें नहीं है। 24 अगर हमारा क्लियर है तो 28 को क्लियर करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि 24 का जो इफेक्ट था पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की गई थी, उसका इफेक्ट कन्फेशन करने वाले के ऊपर से इफेक्ट हटा या नहीं हटा। अगर इफेक्ट है तो रिलेवेंट नहीं होगी, अदरवाइज अगर इफेक्ट हट गया, इफेक्ट में नहीं है वह पर्सन कन्फेशन करने वाला, तो फिर यह रिलेवेंट होगी। और रिलेवेंट होगी ये कहता है सेक्शन 28। कोई भी दिक्कत यहां तक? नो प्रॉब्लम। चलते हैं सेक्शन 29 पे। कन्फेशन हिंदी में मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ देता हूं 28 को भी। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है यदि ऐसी कोई संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है तो वह सुसंगत होगी। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि राय किसकी? न्यायालय की राय के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी राय में 24 का असर क्लियर हो जाने के लिए राय कौन बनाएगा यहां? ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें से एक ऑप्शन होगा न्यायालय, कोर्ट। आप इसे अंडरलाइन कर लें, अच्छी तरह क्लियर रखना। क्लियर? सेक्शन 29, कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट
not to be become irrelevant because of promise or secrecy, etc. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise or secrecy or in consequence of a dispersion practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, underline कर लेना, when he was drunk, or because it was made in answer to question which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। देखिए यहां एक सबसे बड़ी चीज हमें देखनी है कि कन्फेशन की गई है, अन्यथा सुसंगत है। अन्यथा कहां सुसंगत है? वह ना तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा करवाई गई है, इट मीन्स थ्रेट, इम्पर्सन और प्रॉमिस के अधीन, जो कि पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, उसके अधीन नहीं ली गई है। दूसरी चीज, एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर नहीं की गई है, यानी 24 में भी नहीं आती, 25 में भी नहीं आती और 26 पुलिस कस्टडी में भी नहीं की गई है। क्लियर? और ना ही यह मजिस्ट्रेट से की गई है, क्योंकि सेक्शन 29 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। सेक्शन 29 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है, न्यायिकेतर संस्वीकृति की बात करता है। इट मीन्स वह कोर्ट के सामने भी नहीं की गई है। तो वह इस कारण, ये कह रहा है, इस कारण इररिलेवेंट नहीं होगी कि उसके लिए चेतावनी नहीं दी गई थी। दूसरा, उसे कहा नहीं गया था, या वह मत्त था, नशे में था। प्रश्नों के उत्तर में दी गई है, या फिर लास्ट इसका पॉइंट है, चेतावनी गुप्त रखने का वचन दिया गया है, या छल से, चीटिंग से कन्फेशन प्राप्त की गई है। यदि अदरवाइज वह रेलेवेंट है तो इन कारणों से वह इररिलेवेंट नहीं होगी, वह सुसंगत ही होगी। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त से की गई प्रवंचना यानी चीटिंग के परिणाम स्वरूप, या उस समय जबकि वह मत्त था यानी नशे में था की गई थी, अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न हो, चाहे वे उसे अपराध में फंसाने वाले ही क्यों न हो, उत्तर में की गई थी, जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। क्लियर कर चुका मैं पहले ही, हिंदी में मैंने नहीं पढ़ा था, वो भी पढ़ दिया। यहां सिर्फ ये कह रहा है कि अगर कोई कन्फेशन सेक्शन 24, 25 और 26 के इफेक्ट में नहीं आती, यानी वहां इररिलेवेंट नहीं होती, तो वह केवल इस कारण ही इररिलेवेंट नहीं हो जाएगी कि ये जो इसमें चीजें बताई गई हैं, यानी प्रॉमिस की गई है पहली, दूसरा है छल या कपट यानी चीटिंग के थ्रू या फ्रॉडफुली प्राप्त की गई है, तीसरी चीज है मत यानी नशे के हालत में, चौथी क्वेश्चन के आंसर में, और पांचवी है चेतावनी की कमी, यानी उसे चेतावनी नहीं दी गई है।
तो इन कारणों से ही वह इरिलीवेंट नहीं हो जाएगी। यदि वह अन्यथा सुसंगत है, अन्यथा कहां, ना 24 में आ रही है, ना 25 में और ना 26 में। क्लियर कर लेना। यहां सेक्शन 29 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहा है। न्यायिकेतर संस्वीकृति, ऐसी संस्वीकृति, ऐसी कन्फेशन जो कोर्ट के सामने नहीं की गई है, अदर देन कोर्ट की गई है। क्लियर। अब एक चीज है कि अगर कन्फेशन करने वाला व्यक्ति और कन्फेशन लेने वाला व्यक्ति दोनों ही नशे के हालत में हो, मतलब दोनों ही शराब पी रहे हैं और बैठे हों, और वहां एक पूछे कि यार बता कैसे उसको मारा था, वह भी नशे में, पूछने वाला भी नशे में और बताने वाला भी नशे में, फिर अगर कन्फेशन की जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या वह कन्फेशन रिलीवेंट होगी? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कन्फेशन रिलीवेंट नहीं होगी। यहां कन्फेशन करने वाला मत तो हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति से कन्फेशन की जा रही है वह नशे में नहीं होना चाहिए, पर्सन इन अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन इन अथॉरिटी है, उससे कन्फेशन की जाती है, तो फिर उत्प्रेरणा, धमकी और वचन नहीं होना चाहिए। इंप्रेसिव, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सेक्शन 29 क्लियर है मेरी तरफ से। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें एक दो केस हैं, आप लिख लें। पहला है जगता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जगता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट। जगता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन रेलिवेंट होती है। इसमें कहा गया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन रेलिवेंट होती है, और ऐसी कन्फेशन के बेस पर, ऐसी कन्फेशन के ग्राउंड पर ऑफेंडर को यानी एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाए गए एविडेंस से, दौरान इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस प्राप्त होता है उससे वह कॉर्बेट होना चाहिए, उससे उसकी पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि यह, इसकी जो नेचर है वह वीक है। इस एविडेंस की नेचर वीक है, वीक नेचर का एविडेंस है, इसलिए संपुष्टि होना यानी कॉर्बेट होना जरूरी है। क्लियर। सपोर्टिंग में एविडेंस जरूर आना चाहिए इसके। एक केस और है, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा है कि हमेशा ही एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की नेचर वीक नहीं होती। इस केस के माध्यम से कहा गया है कि हमेशा ही एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की नेचर वीक नहीं होती। ये मामले के सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है। प्रत्येक मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टांस पर यह डिपेंड करता है कि इस कन्फेशन की नेचर वीक है या स्ट्रॉन्ग। क्लियर। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस सिंघार सिंह, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंगाड़ा सिंह, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 29 तभी लागू होती है जब कन्फेशन सेक्शन 24
25, 26 के अंतर्गत रेलेवेंट हो, यहां यानी सेक्शन 24, 5 और 26 में कन्फेशन अगर रिलेवेंट है, यानी वहां वह इरिलेवेंट नहीं होती, तभी सेक्शन 29 इफेक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी इन धाराओं की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करती हो तो ही वह सेक्शन 29 में आएगी, अदरवाइज नहीं। सीके रविंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सीके रविंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 2005 सुप्रीम कोर्ट, सीके रविंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि वाइन पिलाकर ली गई कन्फेशन, वाइन पिलाकर ली गई कन्फेशन रिलेवेंट होती है, लेकिन जब दोनों ही व्यक्तियों ने वाइन पी रखी हो तो ऐसी कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगी। वाइन के नशे में की गई कन्फेशन रिलेवेंट होती है, लेकिन अगर दोनों ही पर्सन ने वाइन पी रखी हो तो वह रिलेवेंट नहीं होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1985 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1985 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस। इस केस में क्या हुआ था कि एक एक्यूज ने अपनी बीबी और बच्चों की हत्या कर दी थी, अपने बीबी और बच्चों की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने जाकर अपने मित्र को मजबूरियां बताई कि उसने हत्या क्यों की और कैसे की। इस कन्फेशन को रेलेवेंट माना गया सेक्शन 29 में। क्लियर? इस कन्फेशन को सेक्शन 29 में रेलेवेंट माना गया। क्लियर? सेक्शन 29 में कोई प्रॉब्लम और केस स्टडी में कहीं प्रॉब्लम तो बताएं। चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 30। क्लियर? चलते हैं सेक्शन 30 में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, कमेंट्स कर सकता है, मुझे कमेंट्स ऑन है। कंसिडरेशन, सेक्शन 30 पढ़ रहा हूं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सम ऑफेंस। साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। When more person than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who make such confession। एक्सप्लेनेशन है इसका। ऑफेंस एज यूज इन द सेक्शन इंक्लूडिंग द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, यानी यहां ऑफेंस में ऑफेंस का अबेटमेंट और उसका अटेम्प्ट भी इंक्लूड होगा। सेक्शन 30, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए, अंडरलाइन कर लो इसे, जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है,
तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में लेगा। यहां इस देखो एक सबसे बड़ी चीज है, एक ही ऑफेंस के एक से अधिक एक्यूज होने चाहिए। एक ही ऑफेंस के एक से अधिक एक्यूज होने चाहिए, उनकी ज्वाइंट ट्रायल होनी चाहिए। ये दोनों नॉर्म्स अगर पूरे होते हैं और फिर एक के द्वारा कन्फेशन की जाती है, कन्फेशन ऐसी है कि वह रिलेवेंट है और सेक्शनों में रिलेवेंट है, तो वह केवल इसी कारण इरिलेवेंट नहीं होगी। दूसरी, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग वह यदि एक के विरुद्ध रिलेवेंट है तो उन सभी के विरुद्ध रिलेवेंट होगी। ज्वाइंट ट्रायल है, एक से अधिक अभियुक्त हैं, उनमें से एक के द्वारा कन्फेशन की जाती है और वह प्रूव की जा सकती है या प्रूव कर दी गई है। क्लियर, यानी इररिलेवेंट नहीं है किसी भी कंडीशन में, ना सेक्शन 24 के कारण, ना 25 के कारण, ना 26 के कारण। ठीक है, वहां जाके इररिलेवेंट नहीं होती, मतलब रेलेवेंट है। एक के द्वारा की गई कन्फेशन रेलेवेंट है तो वह अन्य सभी के विरुद्ध भी प्रूव की जाएगी। क्लियर, देखते हैं इसमें दो इलस्ट्रेशन है, पहले वे देख लेते हैं, उसके बाद और डीपली समझते हैं। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said, B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. यानी A और B की ज्वाइंट ट्रायल हो रही है, संयुक्ततः हत्या के लिए विचारित हैं और यह साबित कर दिया जाता है कि K ने कहा, एक बोलता है कि मैंने और बी ने और मैंने मिलकर के सी की मर्डर किया है या सी की हत्या की है, तो एक का यह कथन यानी स्टेटमेंट बी के विरुद्ध भी रेलेवेंट है और प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि यहां दोनों चीजें हैं, एक ही ऑफेंस है, एक्यूज दो हैं, मोर देन वन एक्यूज दो हैं और ज्वाइंट ट्रायल हो रही है। इसलिए यहां एक व्यक्ति द्वारा, एक एक्यूज द्वारा की गई कन्फेशन दूसरे के विरुद्ध भी प्रूव की जाएगी। इसी टाइप का एक और है, यहां ध्यान देने की बात है, ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाई ए एंड बी एंड दैट बी सेड A and I murdered. The statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried. यानी एक का विचारण किया जा रहा है सी की हत्या के लिए, एक का विचारण किया जा रहा है सी की हत्या के लिए। एविडेंस आता है कि सी की हत्या ए और बी ने मिलकर की है, सी का मर्डर ए और बी ने मिलकर किया है, जबकि यहां विचारण सिर्फ ए का चल रहा है। बी यह कन्फेशन करता है कि सी की हत्या मैंने और ए ने मिलकर की है, लेकिन यहां सी का स्टेटमेंट ए के विरुद्ध कन्फेशन के रूप में नहीं लिया जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहां ज्वाइंट ट्रायल नहीं है। इसके देखो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम गौर करते हैं। तो सबसे पहला है टू या मोर देन पर्सन, टू या मोर देन, दो या दो से अधिक व्यक्ति अब एक्यूज होने चाहिए, टू या मोर देन एक्यूज। ऑफेंस एक होना चाहिए और ज्वाइंट ट्रायल होनी चाहिए और एक के द्वारा कन्फेशन की जानी चाहिए। टू या मोर देन एक्यूज होने चाहिए, एक ही ऑफेंस होना चाहिए, विचारण यानी ज्वाइंट ट्रायल होनी चाहिए और एक के द्वारा कन्फेशन की जानी चाहिए। दूसरी, यहां कोर्ट बाउंड नहीं है,
यहां मे वर्ड यूज हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दूं, कोर्ट यहां बाउंड नहीं है कि वह अन्य के विरुद्ध ऐसी कन्फेशन को विचार में ले। यहां कोर्ट का डिस्कशनरी पावर है, वह विचार में ले सकता है। यहां मे वर्ड यूज हुआ है, सेल नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट बाउंड नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोर्ट बाउंड है कि एक की कन्फेशन को दूसरे के विरुद्ध विचार में ले, कंसीडर करे, तो यहां आपका आंसर होगा नहीं, कोर्ट इससे बाउंड नहीं है। कोर्ट का ये डिस्कशनरी पावर है, वह कंसीडर कर भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? चलते हैं आगे। एक केस है भवानी साहू वर्सेस सम्राट 1949 प्रिवी काउंसिल। भवानी साहू वर्सेस सम्राट 1949 प्रिवी काउंसिल। इस केस के माध्यम से प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि को एक्यूज की कन्फेशन कन्विक्शन का बेस नहीं हो सकती। एक एक्यूज की कन्फेशन दूसरे एक्यूज के लिए कन्विक्शन का बेस नहीं हो सकती, कन्विक्शन का ग्राउंड नहीं हो सकती, लेकिन वह अदर एविडेंस का सपोर्ट कर सकती है। लेकिन वह अदर एविडेंस का सपोर्ट कर सकती है। यानी यहां एक ही वर्ड था, कोर्ट विचार में ले सकता है। कोर्ट में कंसीडर वर्ड को आप ध्यान से अंडरलाइन कर लें, क्योंकि सेल कंसीडर होता तो कोर्ट के लिए डिस्कशन पावर खत्म हो जाता। यहां कोर्ट को जरूरी था कि कंसीडर करना होता है फिर। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30 का। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, लीडिंग केस है, दिमाग में बसा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। पहले लिख लें इसमें क्या कहा गया था, फिर इस केस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एक सह अभियुक्त की कन्फेशन को न्यायालय द्वारा दूसरे के विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है, किंतु सह अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। सब कॉर्पोरेटिव यानी यह सिर्फ सपोर्ट करेगा, यह एविडेंस सपोर्टिंग नेचर का है, ना कि सबस्टेंटिव नेचर का। क्लियर? अब तक हम पढ़ रहे थे कन्फेशन सबस्टेंटिव नेचर का साक्ष्य होती है, एविडेंस होती है, लेकिन सेक्शन 30 में एक अभियुक्त द्वारा की गई है, एक एक्यूज कर रहा है, जो एक्यूज कर रहा है उसके विरुद्ध तो यह होगी सबस्टेंटिव नेचर की, जबकि दूसरा जो एक्यूज उसके साथ जिसकी ट्रायल हो रही है उसके विरुद्ध यह सपोर्टिंग नेचर का एविडेंस होगा, ना कि सबस्टेंटिव। क्लियर? कश्मीरा सिंह में क्या हुआ था कि कश्मीरा सिंह एक फूड ऑफिसर था और इसने कोई एक किसी टाइप का काम किया था जो कि गलत था। उसका पता इसके सुपीरियर ऑफिसर को लग गया था। सुपीरियर ऑफिसर ने इसको वहां से इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसने अपने सुपीरियर ऑफिसर से कहा कि इसका परिणाम तुम्हें जल्द ही भुगतना होगा। 2 महीने बाद उस ऑफिसर का लड़का गायब हो जाता है। 5 दिन बाद उसकी लाश एक कुएं में पड़ी मिलती है, जो कि बोरे में बंधी हुई थी और बुरी तरह सड़ांध मार रही थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो 4 बंदों को गिरफ्तार किया जाता है, कश्मीरा सिंह को, उसके चचेरे भाई को गुरुदयाल को, और उसके 2 भांजे थे प्रीतिपाल और गुरुवचन।
इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में कन्फेशन गुरुदयाल द्वारा की जाती है, उसके भांजे गुरुदयाल द्वारा, और यह बताया जाता है कि किस तरह उसने बच्चे को खेलते हुए उठाया, दूसरी जगह लेके गया, उसने और उसके मामा कश्मीरा सिंह ने मिलकर उसे मारा, उसकी लाश को बोरे में पैक किया, रिक्शे से लेके गए और कुएं में डाल के आए। ये सारी कन्फेशन गुरुदयाल द्वारा की जाती है। यहां गुरुदयाल और कश्मीरा सिंह दोनों को ही कन्विक्ट किया जाता है कोर्ट द्वारा। गुरुदयाल की जो कन्फेशन आती है उसके बेस पे गुरुदयाल और अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि होने के बाद कश्मीरा सिंह दोनों के विरुद्ध उसे काम में लाया जाता है। क्लियर। लास्ट है हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 30 लागू होने के लिए यह जरूरी है कि जॉइंट ट्रायल हो। सेक्शन 30 तभी लागू होगा जब ट्रायल जॉइंट हो। क्लियर। कन्फेशन मेरी ओर से क्लियर है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी कमेंट्स कर सकता है, और बाद में वीडियो के लास्ट में जहां वीडियो अपलोड होगी वहां भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अब तक कन्फेशन में, एडमिशन में, तो वह कमेंट्स करके बता सकता है, मुझे DM कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। क्लियर। आज का सेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है। ओके, तो कैसा रहा आज का सेशन? ठीक है, तो कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लाइव सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम। सेक्शन 27, गौरव क्या प्रॉब्लम है सेक्शन 27 में? कमेंट्स करके बताएं। ओके, थैंक यू सुषमा और सुमन, थैंक यू। सेक्शन 28 का टाइटल इंग्लिश में करूं या हिंदी में प्रतिमा? सेक्शन 27 में कितनी साबित कर सकते हैं बताता हूं। सेक्शन 28, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्पर्सन कॉज बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। यानी सेक्शन 24 के ये मान के चलें कि अगर सेक्शन 24 का कोई प्रभाव है किसी पर, उत्प्रेरणा, धमकी और वचन का प्रभाव किसी व्यक्ति पे था और उसके द्वारा अगर कन्फेशन की जाती तो वह सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग इररिलेवेंट होती, मतलब विसंगत होती। लेकिन ये कह रहा है कि उसका इफेक्ट दूर हो जाने के बाद, उस जिस चीज के लिए उत्प्रेरणा, धमकी और मन वचन के प्रभाव का दूर हो जाने के पश्चात अगर कोई कन्फेशन की जाती है तो वह सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होगी, बशर्ते कि वह अन्य सेक्शन 24, 5 और 6 की जो कंडीशन है उनको फुलफिल करती हो। क्लियर प्रतिमा? अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी? यहां बता दूं गौरव, शायद आप थे नहीं, बढ़िया सेशन लिया था 27 का। आप
जो वीडियो हैं वे डाउनलोड हैं, उन्हें भी देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि 27 में यानी कन्फेशन का यहां क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त करती है उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन अगर उसमें कन्फेशन है तो कन्फेशन को अलग कर दिया जाता है और कन्फेशन के अलावा अदर कोई जो पार्ट हैं, जैसे आर्टिकल वगैरह बरामद करते हैं, खून लगे हुए, खून से सने कपड़े हैं, कोई भी आर्टिकल, वेपन वगैरह हैं, इनको जो प्राप्त किया जाता है वे सब यहां रेलेवेंट होते हैं। अदर फैक्ट और अदर स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आता, इसको मैंने एक केस है उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझाया था, सॉरी, इनायतुल्ला वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा समझाया था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। सेक्शन 27 के लिए बहुत अच्छा केस स्टडी थी, उससे मैंने समझाया था आप लोगों को। यूपी वर्सेस देवमनु उपाध्याय, इस देवमनु उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस को पढ़ लें, इसमें क्लियर आ जाएगा। क्योंकि एक्यूज ने यहां कहा था कि सुखदेवी को मारा, मैंने मारा था, इसे हटा दिया गया, और किस तरह उसने किस वेपन को काम में लिया, वे सब वेपन यहां रिलेवेंट थे। उन्हें साबित किया गया था कि यह वह वेपन है जिससे सुखदेवी को मारा गया था। क्लियर गौरव?